सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। स्टोरी कब आएगी, कितने बजे आएगी, सब भी पोस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कम्युनिटी पे भी। चैप्टर 41 अच्युत की बेरुखी। अच्युत उनके इस फैसले से बहुत हैरान था। अब उसकी जिंदगी में एक वही आखिरी इंसान थे जिनसे उसे लगाव था, जिसने वो अपना संबंध रखना चाहता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था, पर आज उनकी शर्त ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो किसी भी तरह से इस रिश्ते की नहीं मानना चाहता था। एक बार तो उसका दिल किया कि वो उनको सच बता दे कि वो विधि को शादी के पहले नहीं शादी के बाद उठा कर लाया था और उसकी शादी विजय से हो चुकी है, पर ये बोलकर क्या वो उसे कभी माफ कर पाएंगे? हो सकता है कि वो अच्युत की उससे शादी करने की बात की छोड़ दे, पर क्या वो उसे उस तरह से अपना पाएंगे? अच्युत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने जाल में खुद की फंसता हुआ पाया। कभी कभी इंसान खुद को दर्द देने के चक्कर में खुद भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है जहां से निकलना उसके लिए भी काफी दर्दनाक होता है। वो सोचा कोई बात नहीं, हो सकता ही उनके मन में ऐसे ही ये बात आ गई हो और 2-4 दिन बाद उसे छोड़ दे। वो अपने दिमाग से झटक कर विधि के रूम की तरफ आ गया। विधि बेड पर लेटी थी, उसे नींद तो नहीं आ रही थी और कुछ बातें उसके दिमाग में भी कुलबुला रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके रूम में वो दम घोटू धुएं वाला स्प्रे कहाँ से आया, वो भी तब जब अच्युत यहाँ नहीं था। साथ ही साथ उसका चक्कर आना, सर भरी लगाना और ऐन मौके पर चाबी का भी गायब होना, सब किसी तरह का प्लान लग रहा था। पर क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? वो थोड़ा परेशान थी और अचानक उसकी नजर अच्युत पर गई। कहीं यही इंसान तो नहीं कर रहा? पर क्यों, अगर मारना होता तो मार देता, पर अभी तक यहाँ रखा है, इसका मतलब इसका कोई खास मकसद है। पर क्या? वो सोचने लगी। वो उसकी तरफ देखकर बोला, किस सोच में गुम हो? कहीं फिर से कोई भागने का तिकड़म तो नहीं लगा रही हो? वो उसके आगे आकर अपनी मुठ्ठियां बांधकर खड़ा हो गया था। जानना तो अच्युत को भी था, पर वो अब तक शांत था। विधि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या तिकड़म करूंगी, ये सब तो आपकी आदत है। भगवान ने शायद आपको उल्टे सीधे चीजों को करने ही धरती पर भेजा है, वो सब आपने ही किया ना। वो अब सीधा उसके ऊपर निशाना दागते हुए बोली। अच्युत थोड़ा चौंक गया। वॉट? वो उसकी तरफ देखकर बोला, मैं क्यों करूंगा ये सब? इतना बोलकर वो अपनी टाई खोलकर ठीक अपना ब्लेजर उतारने लगा। विधि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब ये तो आप ही जाने, होते हैं कुछ लोग जिन्हें दूसरों को दर्द और तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। क्या पता आपका दिल बहल गया हो और अब आपकी फैमिली भी यहाँ आ गई तो आप मुझे साथ रखकर तो उनके सामने ये शरीफों का मुखौटा तो पहन नहीं पाएंगे, न अब टॉर्चर कर पाएंगे। मुझे छोड़ दिया तो हो सकता है मैं कुछ कर दूं जिससे आपके नाम और रुतबा को ठेस पहुंचे, इसलिए सोचा होगा क्यों न इसको ठिकाने लगा दूं। उसकी आखिरी बात सुनकर अच्युत जी शर्त उतार रहा था। उसके हाथ रुक गए। वो इस लड़की को बचाने के लिए अपनी मीटिंग छोड़कर आया था और वही उस पर इल्जाम लगा रही थी कि वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और झुकते हुए बोला, ये जो तुमने अपने दिमाग में जी थ्योरी बनाई है, इसके लिए इतना दिमाग खुद का खर्च की हो या किसी से उधार पर लिया है? विधि नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? अच्युत उसके और करीब आकर उसके गालों को दबाते हुए बोला, मतलब बेबी, अगर तुम्हें मारने का मेरा मन होता तो। इतना बोलकर वो हाथ सरका कर उसके गले पर लेकर कस देता है। विधि तो सुन्न ही पड़ गई, उसे अब सांस ही नहीं आ रही थी। उसका दम घुटने लगा। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अच्युत कुछ देर तक उसे वेज ही पकड़े रहे। फिर जब विधि का चेहरा लाल पड़ने लगा तो उसने एक झटके से छोड़ दिया। विधि अपना गला पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगी। वो उसके करीब आकर अपना शर्ट उतरते हुए बोला, तुम्हें मारने के लिए मुझे बस इतना ही करना होता, मैं इतने ड्रामे नहीं करता, समझी? विधि उसकी इस हरकत से अभी खौफ खाई हुई थी। वो पीछे सरकते हुए बेड के कोने पर जाकर सट गई। रही बात तुम में इंटरेस्ट और टॉर्चर करने की, तो वो अपने शर्ट को फेंक कर उसकी कलाई पकड़कर उसे बिल्कुल करीब खींचकर बोला, वो मैं तुम्हें आज दिखा देता हूँ। विधि कसमसाए और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज आप ऐसे करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके गले से कुर्ती को खींचते हुए बोला, मैंने सोचा था कि आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरा मूड भी नहीं था, पर अब तुमने मुझे प्रवोक कर दिया है और अब तो किसी भी कीमत पर मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो उसके गले पर किस करता हुआ उससे पीछे की तरफ धक्का देता है, जिससे वो बेड पर गिर गई और अच्युत उसके ऊपर झुककर अपनी मनमानी करने लगा। विधि हमेशा की तरह उसे रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी और यो भूखे शेर की तरह उसका शिकार। विधि की पता नहीं था कि उसकी इतनी सी बात को ये पागल आदमी इस तरह से लेगा और उसे इतना सब कुछ सहना पड़ेगा। वो हार कर आंखें बंद कर लेती है और अच्युत उसमें पूरी तरह डूब गया था। ये बात तो सच थी कि वो गुस्से में उसके करीब आता था, पर कहीं ना कहीं उसकी करीबी उसे इतना सुकून देती थी कि वो कुछ देर के लिए हर दर्द हर जख्म भूल जाता था। वो तपता रेत था तो यो बारिश की फुहार उसके जलते मन और तन दोनों को शांत कर देती थी। जबकि इस बीच एक बार भी विधि अपनी मर्जी से उसके करीब नहीं गई थी। वो उसने पूरी तरह से खोया हुआ था और विधि अपने दर्द भरी आहों को रोकने की नाकामयाब कोशिश में थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एक दो बार में तो अच्युत ने ध्यान नहीं दिया। चैप्टर 42 अच्युत का विधि को खाना खिलाना। दोबारा नॉक होने पर अच्युत ने थोड़ा गुस्से से बोला, क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस वक्त उसे इस तरह डिस्टर्ब करने के कारण गुस्सा आ रहा था। नीरू थोड़ा डरते हुए बोली, सर आपका और मैम का खाना और दवाई है।
अच्युत ने एक नज़र विधि पर डाली जिसके होंठ बुरी तरह से सूखे हुए थे। तबीयत उसकी थोड़ी खराब लग रही थी। वो उसका चेहरा देखते हुए ही बोला, अभी नहीं, मैं कॉल करूंगा तब ले आना। और वो फिर से अपने काम में लग गया। विधि अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 2 बजे अच्युत उससे अलग हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। विधि की हालत बहुत खराब थी। उससे तो बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। उसने एक नज़र अच्युत पर डाली और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अच्युत थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं खाना मंगवाता हूँ। विधि उसके बोलने से पहले ही बेड से उठ चुकी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे अब चक्कर आ रहे थे और अगले पल वो गिरने वाली थी। उसने किसी तरह से बेड का कोना पकड़कर खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी। अच्युत उसकी तरफ मुड़कर उसे संभालने की कोशिश करता है, पर विधि उसे हाथ के इशारे से मना करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। अच्युत आगे कुछ बोलता तब तक वो तेज कदमों से अंदर जा चुकी थी। उसने वॉशरूम का डोर लॉक किया और उससे लगकर बैठ गई। आज उसे न तो रोना आ रहा था, न ही गुस्सा, न दुख। मानो वो हर चीज से उदास हो चुकी थी। आज उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अच्युत कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा, फिर एक मेड को कॉल करके बेड ठीक करने बोला और साथ में ही खाने के लिए बोल दिया। विधि काफी देर वॉशरूम में बैठी रही। उसका ध्यान टूटा जब उसे अच्युत ने बुलाया। वो वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। विधि, कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। विधि उसकी आवाज सुनकर बोली, आ रही हूं। और वो अपना चेहरा अच्छे से वॉश करती है और शॉवर लेने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरह थकी हुई थी और हल्के गुनगुने पानी से शॉवर लेने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वो बाहर आकर अपने कपड़े पहनने लगी। उसने व्हाइट कॉलर वाली लूज शॉर्ट कुर्ती और नीचे पैंट पहन रखा था। बाल अभी हल्के गीले थे जिसे उसने अभी अभी टॉवल से पोंछा था। वो अभी एकदम ताज़ा धुली हुई लग रही थी। वो आकर बेड पर बैठ गई। अच्युत ने उसे खाने के लिए बुलाया, जो टेबल पर खाने को सर्व कर रहा था। विधि ने एक नज़र उसकी ओर देखा और सोचने लगी, इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना नॉर्मल है। फिर अपने दिमाग को झटकते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, और बेड पर लेट गई। अच्युत, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल था, वो अब थोड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था, पर अभी वो बिल्कुल भी उससे बहस या किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा था। उसने एक बार फिर उसे शांति से बुलाया, विधि खाना खा लो और दवाई भी ले लो अपनी। विधि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपना आंख बंद करके लेट गई। अब अच्युत की गुस्सा आ गया। वो थोड़ा भड़कते हुए खाने की टेबल को सरकाकर बेड के पास ले गया और उसके पास जाकर बोला, उठो। विधि लेटी रही। अच्युत उसे खींचकर झटके से उठाकर बोला, मैंने कितनी बार बोला है मुझे इग्नोर मत किया करो, पर नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमेशा बस खुद की मर्जी चलाने की कोशिश करती हो, पर फिर भी तुम्हें करना वही है जो मैं चाहूंगा, इसलिए जल्दी से खाना खाओ। विधि की बाजू मरोड़ते हुए वो उसे खाने के लिए बोल रहा था। विधि चुपचाप बैठी रही। उसने कुछ नहीं बोला तो अच्युत खाने का एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा देता है। विधि ने मुंह नहीं खोला तो वो उसके दोनों गालों को दबाकर उसके मुंह में निवाला ठूस देता है। विधि उसे गुस्से से देखने लगी तो वो बिफरते हुए बोला, खाना तो पड़ेगा, अब चाहे जैसे खाओ। और उसने उसे 3-4 बाइट वैसे ही खिलाया और दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे। खाना खिलाकर वो विधि की दवाई देकर खुद खाने लगा। इन सब में वो दोनों इस बात से अनजान रहे कि अच्युत, जिसने आज तक खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पिया था, अब वो विधि को अपने हाथों से खिला रहा था। और विधि भी इन सब से बेखबर बस अपने साथ हुए अच्युत की बेरुखी से खार खाए बैठी थी। कभी कभी हम नफरत में ही एक दूसरे की परवाह करने लग जाते हैं, गुस्से में ही एक दूसरे के लिए सोचने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था अच्युत का। वो विधि के साथ बदसलूकी कर रहा था, पर साथ में वो उसकी केयर भी कर रहा था। अब ये सिर्फ उसका बदला था या फिर कोई अनजान भावना उन दोनों के बीच पनप रही थी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल था। कुछ चीजें तो वक्त ही बताता है कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। विधि तो थकी हुई थी ही। खाने खाते ही उसे नींद आ गई और अच्युत भी खाना खाने के बाद बेड पर आ गया। उसने एक नज़र विधि पर डाली जो कि अपने आप में सिकुड़कर सो चुकी थी। वो अपना लैपटॉप निकलकर कुछ काम करने लगा। दूसरी तरफ नीरू को उसके रूम से निकलते देखकर सुधा बोली, तुम अभी तक सोई नहीं? नीरू बर्तन को सिंक में रखते हुए बोली, सर ने खाना नहीं खाया था तो मैं उनके और मैम के लिए खाना लेकर गई थी। ये सुनकर सुधा का कलेजा जल गया था। कल की आई राह चलती हुई लड़की जिसका न घर पता है न खानदान, उसे मैम बोला जा रहा है, अच्युत के रूम में रह रही है और उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। आज वो अच्युत के बेचैनी देख चुकी थी और कहीं ना कहीं श्रीधर जी की तरह वो भी भाप गई थी कि अच्युत इस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब जा चुका है। इसके पहले कि वो लड़की अच्युत के दिल में जगह बना ले और अच्युत को अपने इशारों पर नाचने लगे, उसे कुछ तो करना ही था। ऊपर से उसे कुछ पता भी नहीं था कि ये लड़की कहाँ से आई है, क्या है अच्युत के उसे यहाँ रखने का क्या मकसद है। इस तरह के तमाम सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और अब उसे लग रहा था कि उसे कुछ भी करके इस लड़की को यहाँ से निकलना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आज उसने वो धुएं वाला खेल रचा था ताकि वो लड़की सबके सामने आ जाए और श्रीधर जी उसे सबके सामने बाहर निकाले। पर श्रीधर जी तो बिल्कुल चुप थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी भी लड़कियों की शक्ल न देखने वाला अच्युत आज एक लड़की को अपने साथ अपने रूम में रख रहा है। क्या पता उनके बीच बात कहाँ तक बढ़ चुकी हो। सुधा का मन बेचैन हो गया और वो अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगी। चैप्टर 43 श्रीधर जी का हुक्म।
सुधा का दिमाग बहुत ही तेजी से चल रहा था, पर वो अभी कुछ भी करके कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहती थी। वो जब अपने रूम में सोने गई तो देखा श्रीधर जी अपने कमरे में थे, लाइट जली थी, इसका मतलब था कि वो अभी तक सोए नहीं थे। सुधा जी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी, पर आज उसने मन बना लिया था कि वो कुछ बात करके रहेगी। श्रीधर जी की चुप्पी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दरवाजे पर जाकर नॉक करके बोली, जी मैं अंदर आ जाऊं? श्रीधर जी एक नजर दरवाजे पर डालकर फिर बोले, आइए, आप सोई नहीं हैं अब तक? उन्होंने अपना चश्मा उतरते हुए बोला। सुधा जी उनके कमरे में आकर उनके सामने बैठते हुए बोली, वो प्यास लगी थी तो पानी लाने गई थी, आप अब तक क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आ रही थी? वो खिड़की के पास जाकर अपनी शॉल को थोड़ा ऊपर करके लपेटकर बोले। सुधा जी अपनी कुटिल मुस्कान फेरती हुई उनके थोड़ा पास आकर बोली, इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप चिंता मत किया करिए इतना। वो कुछ सोचकर फिर बोले, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सामने देखते हुए बोली, आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप अच्युत को लेकर परेशान हैं। आप चाहे उससे कुछ न बोले पर आप उसकी हरकतों से हमेशा परेशान रहते हैं। और इस बार तो उसने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है, किसी लड़की को अपने घर ले आया, उसमें भी बिना किसी जान पहचान के। इतना तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते, पर वो तो उसे अपने रूम में अपने साथ रख रहा है, पता नहीं कितना आगे। वो बोलते बोलते रुक गई। वही श्रीधर जी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो उनकी तरफ देखकर बोले, आप अपने कमरे में जाए, हम इस बारे में कल बात करेंगे अच्युत से। जी बोलकर सुधा वहां से चली गई। उनके जाने के बाद काफी देर तक श्रीधर जी खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ देखते रहे। फिर वो पास में रखी छोटी सी अलमारी के पास जाकर उसे खोल लेते हैं। उसमें कोई पुरानी सी हाथ से बनी पेंटिंग थी, जिसमें एक औरत का हंसता हुआ चेहरा था, माथे पर लाल बिंदी और सिंदूर, गुलाबी रंग की साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उनकी आंखें इतनी शांत थी कि जो भी देखे एक पल के लिए खो जाए। श्रीधर जी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, शारदा, हम उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं। वो एक के बाद दूसरे दलदल में फंसते जा रहे हैं। बदले की आग उनके अंदर इतनी भड़क गई है कि वो किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बदला दिख रहा है। इसमें कितने मासूम पीस रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दिन पर दिन पत्थर होते जा रहे हैं। मैंने उस लड़की की आंखों में जो पीड़ा देखी है, वो मैं क्या कहूँ आपसे, अच्युत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर वो कुछ देर चुप रहे और बोले, अगर आप यारी ना होते तो आज वो ऐसा न बनाता, आप उसे संभाल लेते, वो औरतों की इज्जत करना सीख जाता। पर हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। उनके बदले की आग को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनकी शादी। और मुझे लगता है कि इस लड़की से बेहतर इनको कोई नहीं समझा सकता। ये लड़की कोई तो मायने रखती है इनकी जिंदगी में। अब हम इनकी शादी करवा कर रहेंगे। और वो फिर से तस्वीर को रखकर लेट गए। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब साथ थे। विधि अभी भी अच्युत के कमरे में थी। तभी सुधा जी बोली, अरे बावरी, नाश्ता लगा अच्युत भैया का। बावरी आकर अच्युत के आगे नाश्ता रख देती है। अच्युत उसकी तरफ देखकर फिर नाश्ता करने लगा। आज टेबल पर श्रीधर जी भी साथ थे। वो बोले, बावरी मुझे एक पराठा दो। जी वो बोलकर आगे आ गई और श्रीधर जी के प्लेट में पराठा दे देती है। वो खाते ही बोले, वाह बावरी, मजा आ गया, मुझे तो बहुत दिनों के बाद ये गांव के खाने जैसा स्वाद आया। बावरी चहकते हुए बोली, सच में फूफा जी? वो मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा। तभी सुहानी बोली, क्या अंकल इतना औली है, ये कैसे खा रहे हैं आप, ये कोई खाने की चीज है? बावरी का चेहरा उतर गया तो अचानक से अच्युत बोला, तुम्हें नहीं पसंद तो न खाओ सुहानी, और फिर से खाने लगा। वो बावरी की तरफ देखकर बोला, बावरी मुझे भी एक टुकड़ा दो। बावरी के साथ बाकी लोग भी हैरानी से उसे देखने लगे कि हमेशा हेल्थ और डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट रहने वाला अच्युत आज पराठे की डिमांड कर रहा है। बावरी एक टुकड़ा उसके प्लेट में डाल देती है। फिर वो उसके सामने दही की कटोरी रखकर बोली, भैया इसे दही के साथ खाए तो अच्छा लगेगा। अच्युत उसे दही के साथ खाते हुए बोला, वह बहुत अच्छा है। उसकी तारीफ से बावरी फूला नहीं समा रही थी। सुहानी का मुंह बिल्कुल लटक गया था। तभी अचानक सुधा जी बोली, वो लड़की नहीं निकली, क्या वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी? अच्युत खाते हुए 1 मिनट के लिए रुका, फिर बोला, नीरू उसे रूम में नाश्ता दे देगी। उसकी बात सुनकर सुधा बोली, ऐसा भी क्या है जो वो बाहर नहीं आएगी? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं जो वो हमारे सामने नहीं आएगी? वैसे भी हम सब लोगों ने उसे देख ही लिया है, फिर छुपे रहने का क्या मतलब है? अच्युत सुधा जी की तरफ देखकर बोला, आप लोग हमारे काम में दिमाग न लगाए तो बेहतर होगा। वो यहाँ क्यों है और कैसे है, इस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। इतना सुनना कि सुधा जी नाटक करना शुरू कर देती है। लो, हमारी तो हालत गैरों से भी गई बीती है। बाहर से आए लोगों को कमरे में नाश्ता खाना सब मिल रहा है और हम घर के लोग से सीधी मुंह बात तक नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ, क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा काम है जो एक लड़की को घर पर ला कर रखना पड़ गया? घर में दो दो लड़कियां हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? पर मैं होती कौन हूँ बोलने वाली? ये दोनों रात दिन एक ही कमरे में साथ रहते हैं, जाने क्या करते होंगे भगवान ही जाने। पर मुझे क्या? उनकी बात सुनकर अच्युत को गुस्सा तो आया, पर वो कुछ नहीं बोला, बस खड़े होकर हाथ साफ करने लगा। श्रीधर जी सुधा को चुप कराते हुए फिर अच्युत से बोले, आपको जो मैंने बोला है उस पर विचार करके अगले 2 दिन में हमें जवाब दीजिए। और हाँ, इस लड़की का यहाँ रहना जरूरी है।
न कि आपके कमरे में रहना जरूरी है, इसलिए वो आज से सुहानी या बावरी के कमरे में रहेगी। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गए, फिर रुके और बोले, सिक्योरिटी की चिंता आप मत कीजिएगा। अच्युत कुछ देर खड़ा उनको देखता रहा, फिर गुस्से में ऑफिस निकल गया। 44 शर्त से परेशान अच्युत। आज ऑफिस का पूरा दिन बेकार ही बीता, वो बस उनकी कही बात से परेशान था। श्रीधर जी का फैसला उसे कुछ रास नहीं आ रहा था, काम में तो मन लग नहीं रहा था। जैसे तैसे उसने 3-4 मीटिंग की और अब उसे बहुत थका हुआ लग रहा था। वो एक डी सिगरेट निकाल कर पी रहा था, तभी उसका पीए राहुल अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जिन्हें वो रखने आया था। वो उन्हें ठीक से टेबल पर जमाते हुए बोला, मैंने इसे यहाँ रखा है, तुम्हें टाइम मिले तो देख लेना। वैसे तो इस काम में उतनी जल्दी नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेना। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे आज जल्दी निकलना है, पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इतना बोलकर वो रुक गया और अच्युत की तरफ देखने लगा। अच्युत अभी भी कुछ सोच ही रहा था, हाथ में पड़ी सिगरेट जल चुकी थी। राहुल समझ गया कि वो किसी गहरी सोच में है। वो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ, कोई बात है क्या? पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, बड़े पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। इतना सुनते ही राहुल के हाथ से फाइल का बंडल छूट गया। वो चौंक कर बोला, ऐसा बोला क्या उन्होंने? वो फाइल उठाने लगा। अच्युत अपने आप में खोए हुए बोला, हाँ उन्होंने ऐसा ही बोला। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं शादी? वो आगे कुछ बोलता कि राहुल उसे रोकते हुए बोला, लड़की कौन है? उसके दिमाग में एक बात आने लगी थी, वो कंफर्म होना चाहता था। अच्युत कुछ सोचते हुए बोला, विधि, और दोबारा से एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आए और वापस लौट गई। वो अच्युत के लिए तो खुश था पर विधि के लिए दुखी हो गया था। उसने अच्युत के मन की थाह लेने की कोशिश की, तो तुम क्या सोच रहे हो? वो समझ रहा था कि उन्होंने भी देख लिया था कि अच्युत उस लड़की के लिए कुछ फील तो करता है, पर एकदम से शादी, कम से कम ये आदमी माने तो कि वो लड़की इसके लिए मायने रखती है। अच्युत उसकी तरफ देखते हुए बोला, सोचना क्या है इसमें, मैं उनके लिए अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मकसद है, और मैं बड़े पापा की इस छोटी सी जिद के लिए अपना मकसद नहीं छोड़ने वाला। उन्हें 2-4 दिन रहने देता हूँ, फिर खुद ही समझ जाएंगे कि वो बेमतलब की जिद कर रहे हैं। राहुल ने छोटा सा जवाब दिया और बोला, वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अंकल ने उसे देखा कैसे? उसकी बात सुनकर अच्युत थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर बोला, अरे तुम्हें पता है ना, वो औरत अपना दिमाग लगती रहती है, अभी तक आदत नहीं गई। मन तो करता है कि उठाकर बाहर फिकवा दूं, पर बड़े पापा और विवान की वजह से मैंने उसे रख रखा है, वही कर रही है सब। और उसने वो पूरी बात उसे बता दी। राहुल उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो बोला, अब वो कैसी है? उसकी बात सुनकर वो उसकी तरफ पलटा और बोला, हम ठीक है, पर तुम्हें थोड़ी ज्यादा परवाह हो रही है उसकी, है ना? उसकी बात सुनकर राहुल में मुस्कुराकर बोला, हाँ हो तो रही है, क्या करूं, मिलकर हाल चाल पूछ लेता, पर वक्त भी तो नहीं है मेरे पास और वो आ भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर अच्युत खुल गया। वो उसे याद दिलाते हुए बोला, तुझे अंकल को हॉस्पिटल ले जाना है ना, तो जा लेकर। राहुल जाते जाते बोला, ठीक है, पर जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, बाद में फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छी है। अच्युत उसे घूरने लगा तो राहुल जा चुका था। बड़े पापा के बाद अगर कोई उसके बचपन से साथ है तो वो राहुल ही था। हर सुख दुख कर अच्छे बुरे वक्त में वो हमेशा अच्युत के साथ रहा था और उसका साथ देता रहा। अच्युत अपने हर कमजोरी को उसके सामने खुलकर बोलता और राहुल बिना कभी उसे जज किए उसका साथ देता। अब अच्युत के पास अगर सबसे कीमती कुछ था तो वो राहुल की दोस्ती और बड़े पापा का प्यार था, और वो किसी भी कीमत पर इन्हें खो नहीं सकता था। वो इनके बिना लाइफ तो सोच भी नहीं सकता था। वो जल्दी से सिगरेट पीकर एक स्टाफ को अंदर बुलाकर सारी फाइल्स को गाड़ी में रखवाकर घर की तरफ निकल गया। अब उसके इस दिमागी उठापटक की एक ही दवा थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं था, पर जा तो रहा था उसी तरफ। खैर, आगे देखना ये है कि ये कब उन चीजों से अच्छे से निकल पाता है। इधर विधि अभी तक अपने रूम में ही थी। उसे टाइम से खाना पानी मिल चुका था और वो अकेले कमरे में बोर हो रही थी। इस पूरे रूम में एक चीज उसे अच्छी लगती थी, बालकनी, और वो बालकनी में जाकर अक्सर बैठ जाया करती थी। बाहर की तरफ पूरा शीशे से पैक था, पर एक छोटी सी स्लाइड लॉक नहीं थी। वो नीचे की तरफ झांक कर देखने लगी। खूबसूरत से बगीचे में माली कुछ कताई छताई कर रहा था। वो उन फूलों को देख रही थी। उसे बचपन से ही फूल बहुत पसंद थे। उसे याद था एक बार जब वो पार्क में मम्मी के साथ थी तो उसने एक बड़े से पीले रंग के गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाकर तोड़ने की कोशिश की थी, और उसके हाथ में कांटे चुभ जाए थे। छोटी सी विधि रोते हुए फूलों की तरफ देखने लगी। उस वक्त मम्मी ने उसे कितने प्यार से समझाया था कि बेटा, फूलों को बिना किसी मतलब के नहीं तोड़ते, न ही उन्हें यूं बर्बाद करते। वो रोते हुए बोली, पर माँ, उनमें कांटे क्यों हैं? 0009 के 9 6 इंच 45 विधि का चैलेंज। माँ विधि का हाथ प्यार से चूमते हुए बोली, बेटा, वो गुलाबों की हिफाजत करते हैं बुरे लोगों से, वरना लोग इन्हें तोड़कर बर्बाद कर दे। विधि अनजाने में मुस्कुरा उठी। आज उसे लग रहा था कि जीवन में कांटे भी जरूरी हैं। गुलाब होना बहुत बड़ा नुकसान था। आज विधि कुछ भी कर ले, पर वो अच्युत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसका कारण यही था कि वो बस गुलाब थी, उसमें कांटे नहीं थे। वो अपने सोच में गुम थी। आज बावरी के रूम में शिफ्ट होकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। अच्युत के रूम से निकलना उसके लिए नर्क से निकले के बराबर था।
पर उसे एक बात समझ नहीं आई कि अच्युत इतनी आसानी से कैसे मान गया। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि बावरी चहकती हुई उसके पास आए और बोली, क्या कर रही हैं आप? विधि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। बावरी बेड पर चढ़कर बैठ गई और बोली, आप कहाँ से आए हैं? आपके घर में कौन कौन है? विधि खामोश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर वो सोच रही थी कि वो हमेशा से तो यही चाहती थी कि वो अच्युत की सारी सच्चाई खोलकर किसी के सामने रख से, पर अब उसे ऐसा मौका मिल रहा था तो वो किसी गहरी सोच में थी। अचानक उसे किसी की गहरी आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो श्रीधर जी थे। वो दोनों बेड से उतर गई। श्रीधर जी अंदर आते हुए बोले, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है न बेटा? वो उनकी तरफ देखकर नमे सर हिला देती हैं। श्रीधर जी बावरी से बोले, तुम इसे ज्यादा तंग मत करना। बावरी हर किसी की ज्यादा बातें करना पसंद नहीं होता, इसलिए तुम उसे आराम भी करने देना, ये नहीं कि बातों में उलझाए रखना। विधि उनकी तरफ देखकर बोली, अरे नहीं अंकल, ये तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं, मेरा मन लग गया इसकी बातों से। श्रीधर जी उसकी तरफ देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। इतना बोलकर वो बाहर चले गए। रात के खाने पर अच्युत नहीं आया था। वो शायद श्रीधर जी के सवालों से बचना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि हम जिन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं से चीजें सामने से हमारा रास्ता रोकती रहती हैं और हम अपने कर्मों से बचकर कहीं नहीं भाग सकते। श्रीधर जी ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो उसकी नाक में नकेल कस ही देंगे ताकि वो ये भयानक खेल खेलना बंद कर दे। वो अपने रूम में चले गए। बावरी और विधि भी खाना खाकर अपने रूम में जा चुकी थी। उन दोनों के लिए बेड अलग से लगा हुआ था, पर एक दूसरे से घुल मिल जाने के कारण दोनों एक ही बेड पर सो गई थी। उसके आने से आज पहली बार विधि को इस घर में घुटन नहीं हो रही थी। वो अपने गांव की बातें बता रही थी और विधि खिड़की से चांद को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। दोनों कब सो गई पता ही नहीं चला। रात की लगभग 12 बजे अच्युत घर आया और गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ चला गया। वो जैसे ही अंदर गया कि श्रीधर जी की आवाज आए, आ गए आप? कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी आपने? वो पलटकर बोला, हाँ वो एक मीटिंग थी बड़े पापा, उसमें वक्त लग गया। श्रीधर जी उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा कोई बात नहीं, पर आपने तो खाना नहीं खाया? वो उनकी तरफ देखने की कोशिश न करते हुए बोला, मैं खा कर आया हूँ और सोने जा रहा हूँ। अच्युत की जल्दबाजी देखकर वो बोले, आपने क्या सोचा है, हमारी बात मान रहे हैं कि नहीं? अच्युत उनकी तरफ मुड़कर बोला, बड़े पापा आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने उस लड़की के साथ। फिर वो चुप हो गया। श्रीधर जी बोले, बोलिए आगे क्या बोला आपने? श्रीधर जी ने उसकी बात को पकड़कर बोला। अच्युत थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं उसके उतना करीब नहीं गया कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसकी बात सुनकर वो बोले, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार हमें उस लड़की से भी पूछना चाहिए। इस बार हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं भी है तो वो आपके रूम में इतने दिनों से रह रही है, इस बात को कितने लोग मानेंगे? खैर आप जाए, हम कल उनसे बात करके अपना फैसला करेंगे और उम्मीद है कि उसके बाद आप हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गए। अच्युत अपने माथे से पसीना पोंछे हुए अंदर गया। आज पहली बार उसने बड़े पापा के सामने झूठ बोला था और उन्होंने उसका झूठ पकड़ भी लिया था। वो अपने टाई की नोट ढीली करते हुए विधि को आवाज लगाकर बोला, सुनो। पर रूम तो खाली था। वो इधर उधर देखने लगा। उसने अगले 5 मिनट में पूरा रूम छान मारा, पर उसे विधि कहीं भी नहीं दिखी। वो बेचैन सा बाहर निकले ही वाला था कि उसकी नजर टेबल पर रखी सफेद नोट पर गई। वो जल्दी से बढ़कर उसे उठा लेता है और उसे पढ़ने लगा, आज मैं आपके रूम से निकलकर बावरी के रूम में आ गई हूँ और ऐसे ही मैं इस घर से भी निकल जाऊंगी, फिर आप अपनी इज्जत बचाते रहिएगा। पहली हार मुबारक हो अच्युत सोमानी। विधि। नोट पढ़कर अच्युत गुस्से से तिलमिला गया। वो उसे फाड़कर फेंकते हुए बोला, हाउ डेयर शी, उसे तो मैं मुझे हराएगी, मुझे चैलेंज करेगी। उसने टेबल पर रखा शीशे के मग और ग्लास को गुस्से में फेंक दिया और तिलमिताते हुए बाहर निकला। उसे तो मैं अभी ठीक करता हूँ। वो कॉल करके नीरू को बुलाया और बोला, बावरी के रूम में जाकर पता करो कि विधि सोई है कि जगी है, और अगर जगी है तो उसे अभी के अभी मेरे रूम में भेजो। नीरू ये सर बोलकर जाने लगी तो वो फिर बोला, रुको, ये बात किसी को पता न चले। ओके सर बोलकर नीरू वहां से चल दी। वो गुस्से में टहलने लगा। एक तो वो श्रीधर जी के शर्त से परेशान था, ऊपर से विधि उसे ऐसे टाइम में चैलेंज कर रही थी जिसने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वो सिगरेट जलाते हुए बोला, उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे चैलेंज कर रही थी, अभी उसे जमीन पर लाता हूँ, आने दो उसे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो वो बेसब्री से बोला, आ जाओ, और गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर सामने सिर्फ नीरू थी। वो बोली, सर मैंने मैम को बोला पर उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोल रही थी कि नींद आ रही है उन्हें और वो सोने वाली है। अब तो अच्युत का पारा हाई हो चुका था। वो गुस्से में सिगरेट का लंबा कस लेते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ। वो जाने से पहली बोली, सर खाना। वो बोला, नहीं मैं खाकर आया हूं, तुम जाओ। नीरू चली गई। वो सामने की तरफ देखकर सिगरेट पीता रहा। CH-46 अच्युत की धमकी। अच्युत कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उसने बाकी का बचा हुआ सिगरेट को पैर से मसला और बोला, विधि गलती कर रही हो तुम मुझसे उलझकर, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और वो अपने रूम से निकलकर बावरी के रूम की तरफ बढ़ गया।
दरवाजा अंदर से लॉक था पर उसके फिंगरप्रिंट से कोई भी रूम खुल जाता था और ये बात भी सिर्फ अच्युत को पता थी। वो आगे बढ़ा और अपना फिंगरप्रिंट लगाकर रूम का दरवाजा खोल देता है। रूम में हल्की सी लाइट जल रही थी और विधि और बावरी एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी। ये देखकर अच्युत की आंखें सिकुड़ गई। वो मन ही मन बोला, मुझे मना करके इतने आराम से नींद ले रही है इसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। मैंने इसको मिलने बुलाया और ये। वो झुका और एक हाथ से विधि का मुंह दबा देता है। विधि छटपटा कर अपनी आंखें खोल देती है। अच्युत को सामने देख उसकी आंखें और बड़ी हो गई। वो सोचने लगी कि ये इंसान तो अब मुझे सपने में भी दिख रहा है। वो अपने आंखों को 2 से 3 बार खोलती और बंद करती है। अच्युत सारी बात समझ रहा था। वो उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड से उठने का इशारा करता है। ये देखकर विधि जल्दी से बेड से उठ गई। बावरी न उठ जाए। अच्युत उसका मुंह बंद किए जबरदस्ती बेड से दूर ले गया और जाकर दीवार से लगा दिया। विधि अब आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अच्युत यहाँ इस तरह से क्यों आ गया। अच्युत उसकी कमर पर हाथ कसते हुए उससे खुद से सटाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बुलाने पे नहीं आए। और क्या बोला तुमने कि तुम सोने वाली हो, तुम्हें नींद आ रही थी? वो उसे पूरी गहरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम मेरे बिना कैसे सो सकती हो, वो भी तब जब तुमने मुझे चैलेंज किया कि तुम मेरे घर से बाहर जाओगी। विधि उसका हाथ हटाकर बोली, आप माने या न माने पर आपका दाव उल्टा पड़ रहा है। बहुत जल्द मैं आपकी इस सोने की लंका से निकल जाऊंगी, फिर आप बैठकर अपनी धमकियां दूसरे को देते रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं आपकी बकवास सुनने को। अच्युत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर झुकते हुए बोला, शक बहुत बोलती हो तुम, अभी तुम निकली नहीं हो मेरी कैद से और कभी कभी लंबी छलांग लेने के लिए ये शेर अपना कदम पीछे जरूर करता है। उसके बाद इतना बोलकर वो इंटेंसली विधि को घूरने लगा। विधि ने अपनी नजर नीचे की तो इस वक्त वो ब्लैक शाइनी नाइट वियर पहना था जिसका गला काफी डीप था और उसके बाजू पर फ्रिल जैसा डिजाइन था जिसमें विधि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अच्युत की नजर बार बार उसके क्लीवेज पर जा रही थी। वो खुद को रोकने की कोशिश तो कर रहा था पर उसके हाथ से कंट्रोल जा रहा था। वही विधि ने जब उसे खुद की तरफ घूरते देखा तो पीछे खिसकने लगी पर उसके पीछे दीवार था और वो उससे पीछे जा नहीं सकती थी। अच्युत उसके एकदम करीब आ गया था। वो उसके बालों को पीछे करते हुए उसके कंधे के पास झुककर चूमते हुए बोला, लुकिंग सो हॉट एंड टेम्पटिंग। उसने ये बात बहुत धीरे से कही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसा कुछ बोलना तो नहीं चाहता था पर अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं पा रहा था। विधि की गर्दन को हल्का सा सक करते हुए वो उसमें खोता जा रहा था कि अचानक से विधि उसके दोनों कंधे को पकड़ लेती है और वो पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। अच्युत 1-2 कदम पीछे तो हुआ पर यह विधि के लिए और खराब ही हुआ। अच्युत बुरी तरफ से विधि की दीवार से लगाकर उसके चेहरे को देखने लगा। उसके ऐसा करने से विधि थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि उसके चेहरे पर अभी जमाने भर का गुस्सा था। वो विधि के कंधे को लीक करते हुए धीमी आवाज में बोला, आई नीड यू नाउ विधि, और दोबारा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर वो उसके नाइट सूट को हल्का सा नीचे करके उसके कंधे को किस करने लगा और अचानक से एक हल्की सी बाइट ले लेता है। विधि चीखते चीखते रह गई। उसे डर था कि कहीं वावरी न जग जाए और अच्युत की बेशर्मी से तो वो वाकिफ थी। खुद को किसी के सामने ऐसे नहीं देखना चाह रही थी। अच्युत अब उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। विधि कसमसा रही थी पर फिलहाल तो कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। वो कसमसाती हुई उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर अच्युत उसे खुद से जकड़ा हुआ किस करता रहा और अंत में एक तेज बाइट से उसके होठों को जख्मी कर देता है। विधि अंदर तक सिहर गई और उसने अपने नाखूनों को बुरी तरह उसके कंधे में चुभा दिए। वो हल्का सा हैरान हुआ पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो विधि को घूरने लगा जो अपने होठों पर आए ब्लड को अपनी उंगलियों से साफ कर रही थी। वो उसके करीब गया तो वो वापस से दीवार में लग गई। वो अपने अंगूठे को उसके होठों के नजदीक ले जाते हुए बोला, कल सुबह बड़े पापा तुम्हारे मेरे बीच क्या क्या हुआ है इस बारे में पूछेंगे। तुम साफ मना कर देना, समझी? तुम उन्हें बताना कि मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है। और उस वक्त भी उसके हाथ बुरी तरह उसके गर्दन पर फिसल रहे थे। विधि हैरानी से उसे देख रही थी कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने परिवार वालों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। विधि गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि तभी वो उसे गर्दन से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, एक भी आवाज नहीं, समझी? अब मैंने जो बोला है तुम्हें बस वही करना है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच नहीं सकती हो। ये जो तूने देखा है न, ये तो मेरे कैरेक्टर का 1% भी नहीं है। विधि उसे धक्का देने की लगातार कोशिश कर रही थी और उसकी पकड़ उस पार सख्त होती जा रही थी। उसके बाद उसने उसे झटके से छोड़ा तो वो नीचे गिर गई और अचानक वावरी की आवाज आई, कौन कौन है? विधि एकदम डर गई थी। वो सिकपकाते हुए बोली, मैं हूँ वावरी। वो अंधेरे में पैर किसी चीज से लग गया। वो उठाते हुए बोली, अरे आपको लगी क्या मैं लाइट जलाती हूँ? विधि उसे रोकने ही वाली थी तभी उसने लाइट ऑन कर दिया। चैप्टर 47 श्रीधर जी का ऑफर। उसके लाइट ऑन करते ही विधि का दिल बेचैन हो गया। वो सोचने लगी, बावरी जाने क्या सोचेगी। वो वावरी की तरफ देखकर अच्युत को देखती है तो वो वहां पर नहीं था। शायद उसकी बात सुनकर वो चला गया था। विधि ने एक गहरी सांस ली और वावरी को देखकर बोली, वो मैं वॉशरूम। वावरी उसका चेहरा देखकर बोली, पर आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं?
आपके चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ हो, ऐसे जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसकी बात सुन विधि खुद को संभलते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। और फिर वो बेड पर आ गई और जल्दी से ब्लैंकेट खींचकर आंखें बंद कर लेती है। बावरी भी लाइट ऑफ करके सो गई। पर विधि को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि वो अच्युत की बात मानकर उन्हें कुछ न बताए या फिर उन्हें सब कुछ बता दे ताकि वो विधि की मदद कर सके। उसने मन ही मन फैसला किया और सो गई। अच्युत बेचैनी से रूम टहल रहा था। उसने 3 से 4 सिगरेट फूंक लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि विधि ने उससे चैलेंज किया और उसके रूम से भी निकल गई। बेशक बड़े पापा की वजह से, पर अब वो जब चाहे उसे टॉर्चर नहीं कर सकता था और बार बार बाबरी के रूम भी नहीं जा सकता था। ऊपर से उसे विधि के बिना उस कमरे में बेचैनी सी हो रही थी। वो चाहे जितनी भी नफरत दिखा ले विधि के साथ, चाहे जितनी भी बेरुखी पेश आए, पर अब वो उसकी आदत बन चुकी थी और उसके बिना उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। पर वो कब अपने दिल की मानता था। उसने तो सोच लिया था कि उसे इन सब फीलिंग्स के लिए कमजोर नहीं पड़ना है, वो भी विधि के लिए तो हो ही नहीं सकता। वो बेचैनी से टहलता हुआ ड्रिंक की बोतल खोलकर मुंह से लगा लेता है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या खुद को कितना भी स्ट्रिक्ट बना ले, पर कुछ चीजें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते और उन्हीं चीजों में एक है फीलिंग्स, जहां अच्युत जैसा मजबूत आदमी भी कमजोर पड़ रहा था। वो ड्रिंक करते हुए बोला, ये बड़े पापा भी ना पता नहीं क्यों उस विधि की साइड ले रहे हैं, जबकि उन्हें उसके बारे कुछ भी नहीं पता। वो लड़की कितनी चालक है। पर कोई बात नहीं विधि, तुम खेलो जो भी खेलना हो, पर जीत तो मेरी ही होगी। अच्युत, सोमानी से अभी तक तुम्हारा पाला अच्छे से पड़ा नहीं है। मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जिसको देखकर दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश भी नहीं करोगी। इतना बोलकर वो एक शातिर सी स्माइल करके लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि श्रीधर जी अब क्या करते हैं। खासकर सुहानी और सुधा, उन दोनों का दिमाग बुरी तरह दौड़ रहा था। सुधा चाहती तो थी कि श्रीधर जी को अच्युत के खिलाफ खूब भड़काए, पर श्रीधर जी खुद बहुत अनुभवी थे, उनके सामने से कुछ भी छुपा लेना काफी मुश्किल था, इसलिए वो उन पर अपना कोई भी जाल नहीं बिछा पाती थी। जहां सुहानी और सुधा अच्युत का कोर्ट मार्शल देखने के लिए एक्साइटेड थे, वही विवान अपनी ही सोच में गुम था। अब वो क्या सोच रहा था ये तो वही जानता था। थोड़ी देर अच्युत और बाकी के लोग भी नाश्ते पर आ गई। विधि थोड़ी तो घबराई थी, पर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद भी थी अब वो इस चुंगल से आजाद हो जाएंगी, क्योंकि श्रीधर जी तो उसके ही हक में फैसला करेंगे। वो नाश्ता कर रही थी, वही अच्युत खाते हुए उसकी हर एक हरकत को गौर कर रहा था और उसने आंखों ही आंखें में उसे वार्निंग भी दे दी थी कि वो कुछ भी ना बताए। विधि उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगी तो अच्युत की पकड़ चम्मच पर कस गई, पर अभी वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे बड़े पापा नाराज हो, इसलिए वो भी शांति से खाता रहा। नाश्ते के बाद श्रीधर जी विधि की तरफ देखकर बोले, आपको बाबरी के रूम में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? विधि ना में सर हिला देती है। श्रीधर जी उसे देख रहे थे, उसके आंखों में हल्की लाली थी पर वो खुश लग रही थी। वही उन्होंने अच्युत की तरफ देखा जो कि बिल्कुल चिड़चिड़ा लग रहा था और उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था कि वो सोया नहीं था पूरी रात। श्रीधर जी विधि से बोले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ आए। वो दोनों वहां से जाते कि अच्युत उठकर बोला, 1 मिनट बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रीधर जी उसे बुला लेते हैं। वो किनारे में जाकर बोला, आप विधि से उसके घर परिवार और वो कहा कि है ये सब नहीं पूछेंगे, नहीं उसे यहाँ से बाहर भेजेंगे, क्योंकि उसके साथ मेरी डील हुई है और उसे वो तोड़ नहीं सकती। अच्युत की आंखों में एक जुनून की झलक थी जिसे देखकर श्रीधर जी बिना कुछ बोले अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद वो विधि को लेकर अपने कमरे में चले गए। वो चेयर पर बैठकर बोले, आइए आप भी बैठ जाए। विधि हिचकिचाते हुए बोली, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप पूछिए जो भी पूछना है। वो धीरे से बोले, हम जानते हैं कि अच्युत ने आपके साथ जबरदस्ती की है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इतना बोलकर वो चुप हो गए। विधि भी खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। वो बोले, आपको मेरी एक मदद करनी होगी। विधि उनकी तरफ देखकर बोली, क्या मदद अंकल? वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, देखिए हम आपको अच्युत से बचाकर आपके घर भी भेज सकते हैं। ये सुनकर विधि खुशी से चहक उठी और बोली, क्या सच में अंकल, आप सच में ऐसा करेंगे? वो हाँ में सर हिलाकर फिर बोले, पर इसका परिणाम आपको पता है क्या होगा? अच्युत ने अभी सिर्फ आपको तकलीफ दी है और अगर आप यहाँ से चली गई तो वो आपको ढूंढ निकलेंगे और फिर सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को तकलीफ देंगे और मैं भी उनको नहीं रोक पाऊंगा। अगर वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं तो रखेंगे ही। हो सकता है मेरे सामने आप चली जाए और फिर वो बिना किसी की नजर में आए आपको कैद कर लेंगे और तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि इन सब के पीछे अच्युत है। विधि उनकी बात सुनकर शॉक हो गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। जब पुलिस जानकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अनजाने में वो क्या ही बिगाड़ लेगा। और बात उस तक है तब तो वे किसी तरह सह रही हैं, पर अगर उसकी फैमिली पर बात आ गई तो वो क्या करेगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रीधर जी उसकी तरफ देखकर बोले, इसका एक रास्ता है। तो क्या रास्ता है, क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लव एडिक्शन चैप्टर 48 लव एडिक्शन। उसके लाइट ऑन करते ही विधि का दिल बेचैन हो गया। वो सोचने लगी, बावरी जाने क्या सोचेगी।
वो वावरी की तरफ देखकर अच्युत को देखती है तो वो वहां पर नहीं था, शायद उसकी बात सुनकर वो चला गया था। विधि ने एक गहरी सांस ली और वावरी को देखकर बोली, वो मैं वॉशरूम। वावरी उसका चेहरा देखकर बोली, पर आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आपके चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ हो, ऐसे जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसकी बात सुन विधि खुद को संभलते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। और फिर वो बेड पर आ गई और जल्दी से ब्लैंकेट खींचकर आंखें बंद कर लेती है। वावरी भी लाइट ऑफ करके सो गई। पर विधि को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि वो अच्युत की बात मानकर उन्हें कुछ न बताए या फिर उन्हें सब कुछ बता दे ताकि वो विधि की मदद कर सके। उसने मन ही मन फैसला किया और सो गई। अच्युत बेचैनी से रूम टहल रहा था। उसने 3 से 4 सिगरेट फूंक लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि विधि ने उसे चैलेंज किया और उसके रूम से भी निकल गई। बेशक बड़े पापा की वजह से, पर अब वो जब चाहे उसे टॉर्चर नहीं कर सकता था और बार बार बाबरी के रूम भी नहीं जा सकता था। ऊपर से उसे विधि के बिना उस कमरे में बेचैनी सी हो रही थी। वो चाहे जितनी भी नफरत दिखा ले विधि के साथ, चाहे जितनी भी बेरुखी पेश आए, पर अब वो उसकी आदत बन चुकी थी और उसके बिना उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। पर वो कब अपने दिल की मानता था। उसने तो सोच लिया था कि उसे इन सब फीलिंग्स के लिए कमजोर नहीं पड़ना है, वो भी विधि के लिए तो हो ही नहीं सकता। वो बेचैनी से टहलता हुआ ड्रिंक की बोतल खोलकर मुंह से लगा लेता है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या खुद को कितना भी स्ट्रिक्ट बना ले, पर कुछ चीजें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते और उन्हीं चीजों में एक है फीलिंग्स, जहां अच्युत जैसा मजबूत आदमी भी कमजोर पड़ रहा था। वो ड्रिंक करते हुए बोला, ये बड़े पापा भी ना पता नहीं क्यों उस विधि की साइड ले रहे हैं, जबकि उन्हें उसके बारे कुछ भी नहीं पता। वो लड़की कितनी चालाक है। पर कोई बात नहीं विधि, तुम खेलो जो भी खेलना हो, पर जीत तो मेरी ही होगी। अच्युत, सोमानी से अभी तक तुम्हारा पाला अच्छे से पड़ा नहीं है। मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जिसको देखकर दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश भी नहीं करोगी। इतना बोलकर वो एक शातिर सी स्माइल करके लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि श्रीधर जी अब क्या करते हैं। खासकर सुहानी और सुधा, उन दोनों का दिमाग बुरी तरह दौड़ रहा था। सुधा चाहती तो थी कि श्रीधर जी को अच्युत के खिलाफ खूब भड़काए, पर श्रीधर जी खुद बहुत अनुभवी थे, उनके सामने से कुछ भी छुपा लेना काफी मुश्किल था, इसलिए वो उन पर अपना कोई भी जाल नहीं बिछा पाती थी। जहाँ सुहानी और सुधा अच्युत का कोर्ट मार्शल देखने के लिए एक्साइटेड थे, वही विवान अपनी ही सोच में गुम था। अब वो क्या सोच रहा था ये तो वही जानता था। थोड़ी देर अच्युत और बाकी के लोग भी नाश्ते पर आ गई। विधि थोड़ी तो घबराई थी, पर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद भी थी अब वो इस चुंगल से आजाद हो जाएंगी, क्योंकि श्रीधर जी तो उसके ही हक में फैसला करेंगे। वो नाश्ता कर रही थी, वही अच्युत खाते हुए उसकी हर एक हरकत को गौर कर रहा था और उसने आंखों ही आंखें में उसे वार्निंग भी दे दी थी कि वो कुछ भी ना बताए। विधि उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगी तो अच्युत की पकड़ चम्मच पर कस गई, पर अभी वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे बड़े पापा नाराज हो, इसलिए वो भी शांति से खाता रहा। नाश्ते के बाद श्रीधर जी विधि की तरफ देखकर बोले, आपको बाबरी के रूम में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? विधि ना में सर हिला देती है। श्रीधर जी उसे देख रहे थे, उसके आंखों में हल्की लाली थी पर वो खुश लग रही थी। वही उन्होंने अच्युत की तरफ देखा जो कि बिल्कुल चिड़चिड़ा लग रहा था और उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था कि वो सोया नहीं था पूरी रात। श्रीधर जी विधि से बोले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ आए। वो दोनों वहां से जाते कि अच्युत उठकर बोला, एक मिनट बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रीधर जी उसे बुला लेते हैं। वो किनारे में जाकर बोला, आप विधि से उसके घर परिवार और वो कहाँ की है ये सब नहीं पूछेंगे, नहीं उसे यहाँ से बाहर भेजेंगे, क्योंकि उसके साथ मेरी डील हुई है और उसे वो तोड़ नहीं सकती। अच्युत की आंखों में एक जुनून की झलक थी जिसे देखकर श्रीधर जी बिना कुछ बोले अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद वो विधि को लेकर अपने कमरे में चले गए। वो चेयर पर बैठकर बोले, आइए आप भी बैठ जाए। विधि हिचकिचाते हुए बोली, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप पूछिए जो भी पूछना है। वो धीरे से बोले, हम जानते हैं कि अच्युत ने आपके साथ जबरदस्ती की है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इतना बोलकर वो चुप हो गए। विधि भी खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। वो बोले, आपको मेरी एक मदद करनी होगी। विधि उनकी तरफ देखकर बोली, क्या मदद अंकल? वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, देखिए हम आपको अच्युत से बचाकर आपके घर भी भेज सकते हैं। ये सुनकर विधि खुशी से चहक उठी और बोली, क्या सच में अंकल, आप सच में ऐसा करेंगे? वो हाँ में सर हिलाकर फिर बोले, पर इसका परिणाम आपको पता है क्या होगा? अच्युत ने अभी सिर्फ आपको तकलीफ दी है और अगर आप यहाँ से चली गई तो वो आपको ढूंढ निकलेंगे और फिर सिर्फ आपको नहीं आपके पूरे परिवार को तकलीफ देंगे और मैं भी उनको नहीं रोक पाऊंगा। अगर वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं तो रखेंगे ही। हो सकता है मेरे सामने आप चली जाए और फिर वो बिना किसी की नजर में आए आपको कैद कर लेंगे और तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि इन सब के पीछे अच्युत है। विधि उनकी बात सुनकर शॉक हो गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। जब पुलिस जानकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अनजाने में वो क्या ही बिगाड़ लेगा। और बात उस तक है तब तो वे किसी तरह सह रही हैं, पर अगर उसकी फैमिली पर बात आ गई तो वो क्या करेगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रीधर जी उसकी तरफ देखकर बोले, इसका एक रास्ता है।
तो क्या रास्ता है, क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लव एडिक्शन क्या रास्ता है, वो उनकी तरफ देखकर बोली। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम अच्युत से शादी कर लो। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप उठी। शादी जिसके नाम से ही उसे अब एक खौफ सा आ गया, सिहरन सी होने लगती थी। उसी रिश्ते में दोबारा आने की हिम्मत नहीं थी उसमें, वो भी उस इंसान के साथ जो आज उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। विधि भरी हुई आंखों से उनको देखकर बोली, ये आप कैसे कह सकते हैं, जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, जीते जी मुझे मार डाला, मैं उससे शादी करूं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो अपना कंट्रोल खो रही थी। श्रीधर जी उसकी हालत देखकर बोले, बेटा तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब आप सुने। आपके बेटे ने मेरे शादी के दिन ही मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला और मैं उस खूनी से शादी करूं? हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोलकर वो रोते हुए उनके कामटे से निकल गई। वही श्रीधर जी उसकी बात सुनकर गुस्से से कांप उठे। उन्हें तो यकीन नहीं था कि अच्युत इस हद तक गिरेगा। वो कुछ सोचते हुए बोले, अब चुप रहना सही नहीं होगा, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अच्युत, और अब आपको संभलना होगा। इतना बोलकर वो बाहर निकले। अच्युत जो कि विधि को रोते हुए कमरे में जाता देख चुका था, उसे कुछ तो शक हो चुका था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर अभी कुछ भी करके वो बड़े पापा के नजरों में नहीं आना चाहता था। विधि को बावरी लेकर गई और अब वो दोनों कमरे में थे। अच्युत श्रीधर जी का फैसला सुनने के लिए बेचैन था। वो बाहर आकर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आपने जो भी किया है उसकी न कोई माफी है, न उतनी बड़ी मेरे हाथ में कोई सजा है जो हम आपको दिलवा सके। पर आप हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमें विधि को आपकी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं, और आप उन्हें कैसे मनाएंगे आपकी जिम्मेदारी, पर हाँ अगले 2 दिन के अंदर उन्हें मना लेना है, वरना आप हमें यहाँ से जाने से रोक नहीं पाएंगे। और वैसे भी इस घर में इंसान तो रहते ही नहीं, आपके जैसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है हम कहीं आश्रम में रहे, कम से कम वहाँ मासूम लोगों की तकलीफी का हिस्सा तो नहीं बनाता। उनका चेहरा देखकर अच्युत समझ गया था को विधि ने जरूर कुछ ऐसा बोला जिससे बड़े पापा को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में इतना बड़ा फैसला ले लिया, वरना वो आज तक कभी अच्युत से इतने नाराज नहीं हुए थे। अच्युत का तो गुस्से से हाल बुरा था, पर अभी वो किसी तरह से खुद को रोक रहा था। चाचा जी अपना फैसला सुना चुके थे, अब तो तय था कि विधि की शादी अच्युत से ही होगी, और इस फाइल से पूरे घर की नींद उड़ गई थी। अच्युत भी गुस्से में ही ऑफिस निकल गया। घर के बाकी लोग भी परेशान रहे। सुहानी तो उसी वक्त विधि के पास जाकर उससे खरी खोटी सुनना चाहती थी ताकि वो घर छोड़कर भाग जाए और उसकी शादी अच्युत से न होकर सुहानी अच्युत की पत्नी बन जाए। पर इन मौके पर विवेक ने उसे रोक लिया और उसके काफी समझाने के बाद वो रुकी। विधि अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी। वावरी उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, पर विधि रोने के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही थी। वावरी उसका हाथ पकड़कर बोली, देखिए आप रोइए मत, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, और अगर मुझे रोना आ गया तो फिर बुआ जी आकर तहलका मचा देंगी। विधि उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी, मानो पूछ रही हो पर ऐसा क्यों। वो उसकी बात समझकर कंधे उचकाते हुए बोली, फिर उनके काम कौन करेगा। विधि बोली, वो उनकी सुहानी करेगी ना। अच्छा। बावरी बोली, वो उनको थोड़े ना आता है काम करना, वो तो चाय भी नहीं बना पाती हैं। पता चला उनके खाने के इंतजार में सब भूखे ही बेहोश हो गए, और वो जोर से जी भी हंस पड़ी। उसकी मासूम सी मुस्कुराहट देखकर विधि भी हंस देती है। उसके चेहरे पर ऊपर से तो हंसी दिख रही थी, पर अंदर से उसका दिल उदास था, क्योंकि वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। उसकी आखिरी उम्मीद श्रीधर जी थे, पर आज वो भी अच्युत की साइड खड़े थे। विधि को एक बार भी नहीं लगा था कि वो अचानक से उसकी शादी की बात करेंगे, वो भी अच्युत से। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब चाहे जो भी हो मुझे उस इंसान से बचने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। 49 तुम मुझसे शादी करने के लायक नहीं हो। ये बात तो हो ही गई थी। पूरे दिन ऑफिस में अच्युत का मूड खराब रहा। एक तो विधि उसके कमरे में नहीं थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, दूसरी बात बड़े पापा ने उसके सामने शादी की बात करके और ज्यादा परेशान कर दिया था। वो गुस्से में जला भुना बैठा था। सामने के ग्लास वॉल के उस पार कुछ छोटी चिड़िया चहचहा रही थी, जिससे आज अच्युत बहुत इरिटेट हो रहा था। उसने पास में पड़ा पेपर वेट उठाकर सामने फेंक दिया था। उसकी आवाज से चिड़िया उड़ गई। वो वहां पड़ी कीज को उठाकर बाहर निकल गया। राहुल जो कि अभी उसके पास ही किसी काम से आने वाला था, उसे जाता देख रहा था। वो समझ चुका था कि अच्युत अभी काफी डिस्टर्ब था, और ऐसे में उसे कुछ बोलकर वो अपने ऊपर उसका गुस्सा नहीं लेना चाहता था। अच्युत अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करके घर की तरफ चला गया। जिस वक्त वो घर पहुंचा या वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे, धूप काफी थी और सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। नीरू उसे देखकर उसके पास आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अच्युत इस वक्त यहाँ पर क्यों आया है, पर वो कुछ ज्यादा न सोचकर बोली, सर कुछ लाओ आपके लिए। अच्युत उसे मना कर देता है और सीधा वावरी के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम का दरवाजा खुला था। विधि बेड पर उल्टे साइड मुंह करके लेटी थी। वो बीच बीच में बाबरी से कुछ पूछ रही थी। वही बाबरी हाथ में एक दुपट्टा लिए उस पर कोई फूल बना रही थी। अच्युत के देखते ही वो रुक गई। अच्युत उसे जाने का इशारा करता है तो वावरी रूम से निकलकर दूसरे तरफ जाने लगी। विधि थोड़ी देर बाद बोली, वावरी तुम्हारा मन यहाँ पर लगता है,
तुझे गांव की याद नहीं आती है? पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो पीछे की तरफ पलटी। सामने अच्युत को देखकर वो घबरा गई और जल्दी से बेड से उठ गई। तब तक अच्युत बेड के एकदम करीब आ गया था। उसने बैठते हुए बोला, पर तुम्हें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा, तभी तो तुम परमानेंट होने की कोशिश कर रही हो। विधि अब तक संभल चुकी थी। वो उसकी तरफ से मुंह फेरकर खिड़की के पास चली गई और उसकी तरफ देखकर बोली, आप यहाँ से जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्युत गुस्से में उसके पास आकर बोला, बात नहीं करनी है से क्या मतलब है तुम्हारा? वो वैसे ही बोली, मैंने बोला कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। अच्युत ने उसकी बाजू को पकड़कर एक झटके के साथ अपनी तरफ खींचा तो विधि की नजर एक बार उसकी तरफ उठ गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो आजकल ठीक से सो नहीं पा रहा है। इधर कुछ दिनों से विधि ने एक नजर भी अच्युत की तरफ नहीं देखा था। वो उसकी दोनों बाजुओं को गुस्से में जकड़ते हुए बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से अपनी चालें चलोगी और मैं खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? विधि की बाजुओं में दर्द हो रहा था। वो लगातार उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अच्युत उसके किसी भी बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लगातार उसके साथ बदतमीजी किए जा रहा था। विधि उसे जोर से धक्का देती है, जिससे कुछ पल के लिए वो पीछे हो गया। विधि उससे छूटते ही बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके प्यार में पागल हूं और आपसे शादी करने के लिए बेचैन? फिर वो एक सांस लेकर बोली, अभी तो वजह दूसरी है मिस्टर सोमानी, पर अगर ये वजह न भी होती तो मैं आपसे शादी करने से बेहतर पूरी जिंदगी अकेले गुजरना पसंद करती। उसकी बात सुनकर अच्युत का खून खौल गया। वो गुस्से से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, समझती क्या हो खुद को? हाँ, अपना ये दो कौड़ी का एटीट्यूड अपने पास रखना, और मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने बड़े पापा के पास मेरे खिलाफ बोला तो इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। मेरे रूम से निकल गई तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे आजाद हो गई? बिल्कुल गलत। तुम अभी भी मेरी कैद में हो और जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम मेरे कैद में ही रहोगी। और शादी तुम जैसी लड़की से कभी अपने आप को देखा है? तुम कहाँ से मैच करती हो मेरे स्टैंडर्ड में, इसलिए अपने औकात में रहो। ज्यादा सपने मत देखने लग जाना। इतना बोलकर उसने झटके से विधि को छोड़ा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। अच्युत नफरत से उसे देख रहा था। विधि उसकी आंखों को देखकर समझ रही थी। उसने रोते हुए बोला, आप चाहे तो माने या न माने, मैं आपसे क्या दुनिया के किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती, और मैंने आपके बड़े पापा को भी मना कर दिया है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आप चाहे तो उनसे पूछ ले। बस आपसे एक बात पूछनी थी, मुझसे आप जो इतनी नफरत करते हैं इसकी क्या वजह है? कम से कम मुझे ये तो बता दे। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मुझे जो सजा मिल रही है वो किस गुनाह की है। जहां तक मुझे याद है मैंने तो उस दिन से पहले कभी देखा तक नहीं था, फिर मैं आपके साथ कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ? वो इतना बोलते हुए फफक कर रो पड़ी। आगे उससे कुछ बोला न गया। और अच्युत आज पहली बार उसके आंसू से तकलीफ महसूस कर रहा था। उसका दिल किया कि वो उसको उठाकर सीने से लगा ले, उसकी हर तकलीफ को मिटा दे, पर वो अपने अंदर के गुरूर को इतनी जल्दी कैसे टूटने देता। वो वहां से निकलकर सीधे अपने रूम में चला गया। विधि फर्श पर बैठी सिसकती रही। वावरी कुछ देर बाद अंदर आए और उसे इस तरह देखकर काफी हद तक समझ गई कि जरूर अच्युत ने कुछ बोला है जिससे विधि रो रही है। वो उसके पास बैठ गई और उसके कंधे को सहलाने लगी, और विधि भी आज उससे लिपट कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, मैं उनसे शादी नहीं कर सकते वावरी, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। और ये बात उस रूम के पास से गुजरते विवान के कानों में पड़ी तो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। 50 अच्युत का विधि पर गुस्सा होना। अच्युत को समझ नहीं आ रहा था कि विधि की बातें उसे इस कदर क्यों हट कर रही थी। वो अपने रूम में सारे सामान को इधर उधर फेंक कर शायद खुद की फीलिंग्स से लड़ने की कोशिश कर रहा था। कहीं न कहीं विधि की बात सच थी। उसकी दुश्मनी प्रताप खानदान के साथ थी और उसमें विधि की कोई गलती नहीं थी। फिर उसे याद आया, लेकिन गलती तो उसकी भी नहीं थी, न उसकी माँ की। तो फिर उन्होंने तो नहीं सोचा उसका सब कुछ बर्बाद करने से पहले उस लोगों की वजह से अच्युत अपने माँ बाप और उसे खो दिया था। उसकी याद आते ही अच्युत की आंखें नम हो गईं। वो छोटे से ड्रावर से एक डायरी निकलता है। उसमें एक लड़की की बड़ी प्यारी सी फोटो थी। उस लड़की ने पिंक फ्रॉक पहन रखा था और उसका गोल मटोल चेहरा काफी खूबसूरत था। अच्युत उस पिक को लेकर नीचे जमीन पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तुम होती तो मुझे संभाल लेती। पता नहीं अब तुम कैसी दिखती होगी, तुम्हें मैं याद भी हूँ या नहीं। वो उसे भींचकर कुछ देर बेड से लगा रहा, फिर वो उठा और उस पिक को डायरी में रखकर बाहर की तरफ निकल गया। इधर विधि अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, पर उसे अच्युत की बातों से बहुत तकलीफ हुई थी। वो चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से वावरी की तरफ देखकर कहा, वावरी मेरा एक काम करोगी? वावरी उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बोलो ना दीदी। तभी वहां सुहानी आ गई और वो दोनों चुप हो गई। सुहानी मटकटी हुई उसके पास आए और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम अच्युत और बड़े पापा को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेगी? विधि हैरानी से उसे देख रही थी। वो फिर बोली, पर तुम जैसी लड़की को अच्युत मुंह तक नहीं लगाएगा, समझी? इसलिए उसके सपने देखना बंद करो। वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। उससे शादी सिर्फ मैं करूंगी, कोई दो कौड़ी की लड़की नहीं।
उसकी बात सुन विधि थोड़ा मुस्कुराकर बोली, उनसे शादी करना तो दूर, सुहानी में तो सपने में भी नहीं चाहूंगी कि किसी लड़की की उस जैसा जीवनसाथी मिले, और तुम उनसे शादी करना चाहती हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम उन्हें अभी जानती नहीं हो, वो किसी से शादी करने के लायक नहीं है। भगवान दुश्मन को भी उस जैसा साथी न दे। न मैं उनके करीब जाने में इंटरेस्ट रखती हूँ, न ही उनसे शादी करने में। तुम जितनी जल्दी हो सके उनसे शादी करके मुझे आज़ाद कर दो। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, और रही बात मेरे जैसी लड़की को मुंह लगाने की, तो मैं भी तहे दिल से चाहती हूँ कि वो मुझ जैसी को मुंह न लगाए, क्योंकि मुंह लगाना तो दूर, उस जैसे आदमी को तो मुझे देखकर भी घिन आती है। इतना बोल को वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुहानी हैरान रह गई, क्योंकि उसे तो लगता था कि विधि खुद ही अच्युत पर डोरे डालकर उसे अपने जाल में फांस रखी है, जबकि विधि खुद बोल रही थी कि उसे अच्युत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके दिल में गुदगुदी होने लगी, अब बस उसे ये बात किसी तरह अच्युत तक पहुंचानी थी। उसके बाद तो अच्युत खुद ही उसे धक्के मारकर निकलता। उसने शरारत से अपनी आंखें रोल करके फोन के रिकॉर्डर को ऑफ करती है, उसमें से उसने खुद की वॉइस को कट करके विधि की बातों को सीधा अच्युत के फोन पर भेज दिया और शरारत से वहां से कमर मटकाते हुए चली गई। अच्युत अभी बार में ड्रिंक्स लेने में बिजी था। उसे आज बहुत बेचैनी हो रही थी। राहुल उससे थोड़ी ही दूर पर बैठा था ताकि कोई उसे परेशान न करे। अच्युत की प्रॉब्लम थी कि अगर कोई लड़की उसके करीब आती थी तो वो गुस्से से फट पड़ता था, और उसका ऑरा ही ऐसा था कि लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती थी। वहां भी लड़कियों की नजरें उस पार ठहर रही थी और वो चुपचाप विधि की बातें सोच रहा था। तभी उसके फोन पर बीप हुई। वो उठाकर मैसेज देखने लगा। सामने सुहानी का मैसेज था। वो बिना कुछ सोचे उसे टैप कर देता है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। उसे सुनकर अच्युत के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। गुस्से से उसका दिमाग खराब हो गया। उसके दिल में जो थोड़ा सा विधि के लिए सॉफ्ट कोना आया था वो एक पल में उड़ गया। वो गुस्से में और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगा। अच्युत को इतने गुस्से में देख राहुल भी समझ रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, पर क्या वो पता नहीं। वही अच्युत गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। एक दो बार राहुल ने रोकने की कोशिश भी की, पर फिलहाल कोई फायदा नहीं हुआ। वो चुपचाप वही बैठा उसे देखने लगा। इस बीच एक लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती है तो अच्युत उसे हल्का सा धक्का दे देता है। राहुल उस लड़की को उठाकर उसे साइड करते हुए सॉरी बोलता है और अच्युत से दूर रहने को बोलता है और फिर से अच्युत की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। राहुल उसके पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अच्युत उसे धक्का दे देता है। फिर भी राहुल उसके पीछे उसे सहारा देकर ले जाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करने लगा। अच्युत आंखें बंद किए सीट से टिका था, कुछ सोच रहा था। गुस्से में वो कुछ बदल रहा था। उसकी बड़बड़ाहट में एक चीज बार बार सुनाई दे रही थी, विधि तुम खुद को समझती क्या हो? तुमने मुझे रिजेक्ट किया। सारी लड़कियां मेरी एक झलक के लिए बेचैन रहती है और वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं आज बता कर रहूंगा। वो अपने आप में बड़बड़ाता रहा। राहुल कहीं ना कहीं थोड़ा खुश और थोड़ा टेंस था। उसे खुशी इस बात की थी कि उसका दोस्त विधि की बातों से इफेक्टेड है, और दुख इसलिए कि अब वो पता नहीं विधि को क्या सजा दे दे।